बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और बराबर वालों से नमस्कार। मैं रजत पांडे आज अपने चैनल इंटरव्यू विद रजत पांडे के एक और साक्षात्कार में आप सभी दर्शकों के सम्मुख उपस्थित। मित्रों, आज इंटरव्यू होने वाला है मेरे जाने माने मित्र तथा MS क्लासेस ऊंचाहार महिंद्रा स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के मैनेजर पीयूष महिंद्रा का। तो आइए हम जानते हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, उनके जीवन कैरियर के बारे में जानते हैं। मित्रों, इस वीडियो को आप सभी लोग देखते रहिएगा तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह मैं आपको एक से बढ़कर एक धमाकेदार वीडियो लाते रहूंगा। तथा मित्रों, मेरी अभिलाषा तो यह भी है कि पूरे के पूरे ऊंचाहार विधानसभा को एक सूत्र में बांधने की मेरी कल्पना है। तो इस क्षेत्र में जो भी टीचर हैं उन तक मैं अवश्य पहुंचूंगा। इसके अलावा इस वीडियो में जो भी त्रुटियां हो गई हो आप उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। इसके अलावा पीयूष महिंद्रा सर के बारे में आपको जो भी जानकारी है, आप जो जानते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तथा इस ऊंचाहार विधानसभा को एक ही कवर में बांधने के लिए जो मैंने ये अभियान चलाया है उसको आप लोग जरूर सफल कीजिएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं सर से उनके सर। नमस्कार। जी, कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर, और कैसे हैं? जी, मैं भी एकदम अच्छा हूँ। तो सर, मेरा प्रथम सवाल आपसे यही है कि सबसे पहले आप अपने जन्म स्थल के बारे में बताएं। सर, मैं प्रॉपर तो ऊंचा से बिलोंग करता हूँ जी। और मेरा वो जो निवास स्थान है ऊंचा थाने रोड से मैं बिलोंग करता हूँ। जी जी। और मेरे पूर्वज भी यहीं पे मतलब रहते थे, दादा परदादा लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा आपसे अगला सवाल यही है कि आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी कुछ बताएं। सर, वैसे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे परिवार में 4 लोग हैं। जी बिल्कुल। पहले मेरे मम्मी पापा, फिर मेरी वाइफ और मैं। जी। हमको लेकर ये 4 लोग हैं। जी बिल्कुल। आपके पिताजी एवं माताजी का व्यवसाय क्या है, मतलब ऑक्यूपेशन? जी बिल्कुल। मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी जो है एक एम्प्लॉय हैं जी, NTPC एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय है ना। जी बिल्कुल। और माय मदर इज अ सिंपल हाउस वाइफ। मेरी माता जी जो है साधारण गृहिणी है जी। और वाइफ भी जो है टीचर है, मतलब वो घर पे ही कुछ बच्चे आते हैं उनको पढ़ाती हैं। जी बिल्कुल। और मैं अपना स्पोकन कोचिंग चलाता हूँ। जी बिल्कुल। और इसके अलावा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है सर? सर, मैंने जो है अपनी क्वालिफिकेशन मतलब कि क्लास 10th जो है जी मैंने आपका 2009 में कंप्लीट कर लिया था। जी बिल्कुल। और क्लास 12th जो है 2011 में कंप्लीट कर लिया था। और क्वालिफिकेशन मेरी पूरी BSc है। जी बिल्कुल। BSc मैंने कंप्लीट किया है, जो कि आपका पंडित रामनारायण मिश्र डिग्री कॉलेज में सब होता है। जी बिल्कुल। वहाँ से मैंने अपना जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा सर, आपने इस चीज़ का जिक्र नहीं किया जो आप अब कीजिएगा कि आपने अपना हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किन विद्यालयों से उत्तीर्ण किया? हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपना हाई स्कूल जो है स्वस्तिगंज मंदिर से, जी, जो आपका ये बगल में ऊंचा में है, और उसके MD सर हैं मिस्टर लाला सिंह सर ना। जी बिल्कुल। वहीं से मैंने जो है अपना हाई स्कूल किया है। और मेरी जो इंटर की परीक्षा है, मैंने इंटर का जो है पास आउट किया है आपका HN इंटर कॉलेज, रामनारायण इंटर कॉलेज से मैंने जो है इंटर पास किया है। जी बिल्कुल। और ग्रेजुएशन मैं आपको बता ही चुका हूँ। जी बिल्कुल। मैंने आपको पंडित रामनारायण मिश्र डिग्री कॉलेज से किया। जी बिल्कुल। तो सर, सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे अगला सवाल यही पूछना चाहूँगा कि आपने पढ़ाई के दौरान आपके प्रिय मित्र कौन कौन रहे हैं? ये तो एक अद्भुत क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए पढ़ाई के दौरान बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, लेकिन एक मेरा फ्रेंड था बचपन में, तो एक फ्रेंड थे, नाम था कन्हैया लाल मिश्रा जी, जो कि आला सडन हमसे मिले एक दिन और बोलने लगे सर हमको पहचाने। तो हम, क्योंकि काफ़ी कुछ बड़े होने के बाद काफ़ी कुछ पर्सनालिटी बदल जाती है, तो मैं उनको नहीं पहचान पाया। फिर उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिया, फिर बताया कि सर मैं कन्हैया लाल हूँ। तो हमने कहा अच्छा। तो उसके फिर फ्रेंड्स काफ़ी सारे थे, जैसे रजनीश हो गए, संदीप हो गए, विशाल हो गए, पारस शुक्ला हो गए। इस तरीके से कई सारे फ्रेंड्स थे जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज थे, जिनसे हम अपनी सारी बातें शेयर कर सकते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा क्या बचपन में कोई ऐसी घटना भी आपके साथ घटी जिसको आप जब कभी याद करते हैं तो आपको हंसी आ जाती है? शरारती लम्हों की मैं बात कर रहा हूँ।
सर मैं आपको बताना चाहूँगा अपने बचपन की हिस्ट्री जी। कि मैं बचपन में जब छोटा सा था तो एक बार मेरे पिताजी, मैं अपनी माँ से जो कि जैसा कि हर बच्चा अपनी माँ से प्रेम करता जी। है, मैं भी अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था। तो मेरे पिताजी ने हमेशा से मना किया कि बेटा तुम यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ ना, ऐसा वैसा, क्योंकि मैं घर का इकलौता था, ठीक। तो वो डरते थे। तो एक बार इत्तेफाक से मेरी माता जी इलाहाबाद गई हुई थी जी बिल्कुल। और मैंने कहा कि अच्छा, सिस्टर भी इलाहाबाद गई हुई थी, पिताजी इत्तेफाक से ड्यूटी चले गए। तो मुझे लगा कि मुझे भी जो है इलाहाबाद जाना चाहिए। तो मैंने अपने, क्योंकि मैं घर पे अकेले ही था, तो मैंने अपने ताईजी से कहा कि ताईजी मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ। तो जो कि मुझे इलाहाबाद तक का रास्ता नहीं मालूम था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मैं कहीं निकला नहीं था, ठीक। तो मैंने इलाहाबाद गया। तो उस दिन ऑल ऑफ सडन देखिए भगवान ने परीक्षा लेना चाहा कि जो मैं इलाहाबाद से अपने ननिहाल का रास्ता नहीं जानता था, और इत्तेफाक से क्या हुआ कि ट्रेन का इंजन जो है प्रयाग में ही फेल हो गया। अच्छा। प्रयाग में ही फेल हो गया। तो अब मुझे जो है प्रयाग से इलाहाबाद तक का सफ़र काफ़ी दूर तो पैदल चल के जाना पड़ा, क्योंकि मैंने इंजन मास्टर से बात की तो वो बोला कि भैया इंजन फेल हो गया, काफ़ी समय लगेगा। घर वाले भी परेशान थे क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अकेले ही कहीं निकला था। तो माता जी, एक छोटा सा फ़ोन रखे था, तब बड़ा फ़ोन नहीं होता था, छोटा फ़ोन था। तो माता जी ने पूछा कि बेटा कहाँ, तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। फिर मैंने ऑटो वाले से पूछा भैया वो इलाहाबाद तक चलना है, मोतीगंज तक कितना लोगे? तो उसने बोला कि भैया मैं 200 रुपये लूँगा, 300 रुपये लूँगा। तो मैंने कहा यार मैं तो 45 रुपये में ऊंचा से इलाहाबाद आ गया हूँ और तुम 200 रुपये मांग रहे हो प्रयाग से लेकर के इलाहाबाद जाने का। तो कह रहे सर मैं रिजर्व करके लेके जाऊँगा। मैंने कहा मुझे रिजर्व करके नहीं आना, मैं ऐसे ही बताओ। तो फिर काफ़ी दूर चलने के बाद फिर मेरी एक ऑटो वाले से मुलाकात हुई, उसने जो है मुझे कम पैसे में जो है पहुँचा दिया था। तो इस तरीके से मैंने जब पहली बार निकला, उसके बाद से मेरे पिताजी के मन से डर निकल गया कि हाँ इस बच्चे को निकलने देना। उसके बाद मैं काफ़ी सारे दिल्ली, लखनऊ, बनारस, काफ़ी जगह मैं जो है जा चुका हूँ। फिर मेरे पिताजी के मन में जो एक डर था वो डर निकल गया। जी बिल्कुल, आपके अनुसार डर के आगे जीत है, बिल्कुल यही हुआ आपके साथ। आपके मन से आपका जो वहम था, आपके पिताजी का जो वहम था, डर था, वो निकल गया। तो बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, व्यक्तिगत जानकारियों का खजाना हासिल करते हुए, मेरा अगला सवाल आप सभी लोगों से यही है, आपसे यही है सर, कि आप ये बताएं क्या आपका फिल्मों में भी कुछ इंटरेस्ट है? आप फिल्में देखना पसंद करते हैं? जी सर, कुछ फिल्में देखते थे, जैसे आपका नदिया की बात थी जी, और बाकी आपकी कुछ मूवी थी हम आपके हैं कौन जी। इस तरीके से जो फैमिली मूवी थी वो सब थोड़ी अच्छी लगती है। जी बिल्कुल। क्या आप डू यू लाइक सॉन्ग्स? सर सॉन्ग तो कोई ज़्यादा पसंद नहीं, क्योंकि मेरा बचपन ही सर स्ट्रगल में भी था। जी बिल्कुल। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया, क्योंकि फैमिली सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो जिसके कारण मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। जी बिल्कुल। तो सारा दिन मतलब जो बचपन बीता रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही बीता। जी बिल्कुल, इस पे हम बात, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अलावा सर मैं जानना चाहूँगा, वे कौन सी स्थितियाँ हो गई, जैसा कि अभी आप बात कर रहे थे, वे कौन सी परिस्थितियाँ हो गई, सर्कमटेंसेस, वो कौन सी सिचुएशंस थी जिसने आपको फोर्स्ड किया, मजबूर किया, बाध्य किया कि आप एक टीचर बने? क्योंकि देखिए आप जिस प्रकार से आपने बताया कि आपका जो बचपन रहा है वो पूरी तरह से परिस्थितियों, विषम परिस्थितियों से गुजरा, तो वो कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने आपके मजबूर किया सर? सर देखिए, पिताजी टीचर थे, जैसा आप जानते हैं, ठीक। तो पिताजी टीचर थे, प्राइवेट टीचर थे, तो कोई ज़्यादा खास इनकम नहीं थी। आप जैसे जान लो कि आज की डेट में टीचर की क्या कंडीशन है। जी बिल्कुल, ये तो आप अच्छी तरीके से जाने ना जी। तो पिताजी टीचर थे और काफ़ी कोई इनकम अच्छी कोई खास थी नहीं। तो ये लगा कि फैमिली में अकेले होने के कारण, क्योंकि मैं एक भाई एक बहन थे, ठीक। एट द टाइम दोनों लोग मैरिज हो गए, मेरी भी मेरी सिस्टर की भी, ठीक। तो क्या हुआ कि अब जब फैमिली सिचुएशन देखता है आदमी, तो अगर रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है या जिम्मेदार व्यक्ति है, घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला व्यक्ति है, तो वो घर की स्थिति देखते हुए उसको लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है ये सब प्रॉब्लम ना हो। तो काफ़ी सारे फिर 9th-10th के बाद से मेरा मन जो है अर्निंग में लग गया था सर। जी बिल्कुल। तो मेरे पिताजी टीचर थे, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं टीचर बनूंगा, क्योंकि मेरी डिज़ायर जो थी डॉक्टर बनने की थी। जी बिल्कुल, ठीक। लेकिन क्या हुआ कि कुछ ऐसी सिचुएशन आई, फिर मैंने काफ़ी स्पोकन किया। इंग्लिश सर मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने आपको बताया नहीं कि मैं इंग्लिश का फेलियर हूँ, आज मैं इंग्लिश का टीचर हूँ। जी बिल्कुल। इंग्लिश सब्जेक्ट में मैं हाई स्कूल में फेल हो गया था, लेकिन आज मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, ठीक। तो मैं ज़मीन से उठा हुआ व्यक्ति हूँ, और मैंने एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने देखा कि
जब मैंने टीचिंग लाइन में एक सेंटर था, हमारे यहाँ मैम पढ़ाती थी, शशि मैम। जी बिल्कुल। शशि मैम का आप सब नाम जानते होंगे, जी। वो जितने में बाबू में रहती है। जी बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे पढ़ाया, उनकी जानकारी में मुझे जो शिक्षा हासिल हुई, तो उन्होंने बताया कि सर मुझे पढ़ाया काफ़ी, सर उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया, पढ़ाया। फिर पढ़ने के दौरान मैंने पढ़ते पढ़ते फिर मैंने पढ़ाने लगा। जी। मैंने काफ़ी सारी चीज़ों में नॉलेज दिया, और फिर मैंने टीचिंग लाइन में देखा कि सर पैसा तो जो है कोई खास नहीं है, लेकिन ये कि इज्जत बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल। आपने पढ़ाना कब से प्रारंभ किया था, स्टार्ट किया? सर मैंने जो है 2011 से पढ़ाना चालू कर दिया। जी बिल्कुल। इसके मतलब है कि जब आपने अपना इंटरमीडिएट उत्तीर्ण किया, उसके बाद से ही आप शिक्षण लाइन में आ गए। जी सर। जी बिल्कुल। टीचिंग लाइन में आ गए। जी बिल्कुल। तो इसके अलावा जब आप शुरुआत में जब आपने टीचिंग करना स्टार्ट किया, तो आपने कौन सी जगह का चयन किया? मेरे कहने का आशय है कि आपने कहाँ से पढ़ाना प्रारंभ किया। इसके अलावा सन का जिक्र तो आप पहले से ही कर चुके हैं, तो उनके बारे में भी आप बताएं। मैं बताना चाहूँगा सर कि मैंने जब अपना इंस्टीट्यूट खोला था, तो मुझे लगा कि यार नॉलेज है, तो देखिए कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ सीखता है, जैसे हमने मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखा, तो सिंपल बात है, सीखें तो उस चीज़ को करना ही करना है ना। जी बिल्कुल। तो और मैंने बताया कि मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ मजबूरी थी भाई, अपनी जैसे डेली बेसिस इनकम थी, तो अपना डेली बेसिस इनकम को निकालने के लिए मैंने जो है टीचिंग लाइन को प्रारंभ किया। क्योंकि मैं पढ़ते पढ़ते कि ये लाइन है, क्योंकि यहाँ पे अपना अगर मैं इस लाइन को लीव कर देता तो शायद आज जो मुझे इंग्लिश को नॉलेज है कि मुझे नॉलेज ना होता। जी बिल्कुल। तो मैंने क्या हुआ कि अपना इंस्टीट्यूट जो फर्स्ट इंस्टीट्यूट खोला था, वो आपका ऊंचा में एनटीपीसी नाला पास, आप नाला पार करेंगे तो कुशल भवन की जस्ट सामने इन फ्रंट ऑफ कुशल भवन ना मेरा सेंटर था। वहाँ पे बेसमेंट में मेरा सेंटर था, है ना। तो वहाँ से मैंने सर पढ़ाना चालू किया था। वहाँ पे सेंटर खोला, फिर उसके फिर सामने आ गया, क्योंकि वहाँ पे रूम बचा कोई था नहीं, फिर मैंने सामने लिया, फिर वहाँ पे काफ़ी दिन पढ़ाए। फिर उसके फिर लगा कि अपना सेंटर ऐसी जगह डालना चाहिए कि जहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे, फिर आज मैं अभी यहाँ पे हूँ। जी बिल्कुल। तो जैसा कि अभी आपने अपने साक्षात्कार में बताया, जैसा कि अभी बातचीत हुई कि आप हाई स्कूल में फेलियर भी रहे हैं, तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि हाई स्कूल में फेल होने की वजह क्या थी? क्या आपके ऊपर कुछ अतिरिक्त दबाव आ गया था, आप बीमार पड़ गए थे, या फिर इसके अलावा आपने पढ़ाई में फोकस नहीं किया? क्या वजह हो गई जिसकी वजह से आपको हाई स्कूल में फेल होना पड़ा? सर मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था हिंदी। जी। आज मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, लेकिन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो था हिंदी था। जी। मैं हिंदी, क्योंकि कभी भी मुझसे जैसे हम लोग, मैं इंग्लिश मीडियम विद्यालय से नहीं पढ़ा हूँ। जी। ठीक, तो मैं पढ़ा हूँ हिंदी मीडियम से। तो मेरे पिताजी ने बोला कि बेटा कभी भी पढ़ने के लिए बोलते थे, तो मेरा फेवरेट जो सब्जेक्ट था हिंदी था, मैं हिंदी को ही पढ़ता था मैक्सिमम, क्योंकि कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास सबका जीवन परिचय मुझे अच्छे से आता है। जी बिल्कुल। तो क्या हुआ कि पिताजी ने बोला बेटा इंग्लिश पढ़ लो, तो हमने कहा कि मुझे मन नहीं लगता था। फिर हाई स्कूल में फेल होने की वजह क्या थी कि मैं एक 4 बस स्टॉप पे एक शॉप थी, बैटरी का मैं काम सीखता था। तो मैंने बताया कि फैमिली सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी, जिसके कारण मेरा मन लगता ही नहीं था पढ़ाई में। क्योंकि जब समझ सकते हो, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो फिर मन नहीं लगता आदमी का पढ़ा, क्योंकि आदमी का माइंड जब पैसे की तरह डाइवर्ट हुआ तो फिर वो पढ़ नहीं पाता। जी। तो मैंने फिर पढ़ाई के दौरान फिर कुछ कारणवश फिर मैंने पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाया, जिसके कारण मैं हाई स्कूल में इंग्लिश सब्जेक्ट में फेल हुआ। फिर मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट को टारगेट लिया, क्योंकि लोग इंग्लिश को बहुत जैसे हार जाते, कुछ नहीं आता तो वो लोग हार मान लेते, लेकिन मैंने सर इंग्लिश को शुरुआत से जी पढ़ा और फिर पढ़ाना चालू किया। आज मैं उन काफ़ी सारे बच्चों को मैंने ट्रेन किया जो कि इंग्लिश का जिन्हें कुछ भी नॉलेज नहीं था, ABCD भी नहीं आती थी, आज उन बच्चों को मैंने पढ़ा कर काफ़ी ट्रेन किया। जी बिल्कुल। तो जब आपको कुछ भी ज्ञान नहीं था, उसके बाद आप स्वयं टीचर बन गए, तो आपको टीचर किसने बनाया? कहने का मतलब है कि जब आप पूरी तरह से अज्ञान थे, आपको अंग्रेजी का ज्ञान नहीं था, आप उस समय अंग्रेजी में ये इस तरह थे, तो कहने का मतलब है कि आप इतने बढ़िया, आपके गुरु कौन हुए जिन्होंने आपको उठाकर इस मुकाम तक पहुंचाया? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा आपने कहा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बिल्कुल अंगूठा छाप नहीं था। जी। मतलब ऐसा नहीं है, मैंने अच्छे स्कूल से पढ़ाई की है, फर्स्ट विज्ञान में से, लेकिन इंग्लिश मीडियम से मैंने पढ़ाई नहीं की। जी। मैंने बोला कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाने का वो इंग्लिश का फेल हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाने का। काफ़ी इंग्लिश पढ़ लेते थे, पढ़ने लिखने में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, काफ़ी कुछ इंग्लिश आता भी था,
लेकिन ये था कि स्पोकन कोर्स, मैंने भी स्पोकन कोर्स किया। स्पोकन कोर्स में ये होता है कि स्पोकन कोर्स मैंने किया, फिर मेरा भाई था शिवम, तो हमारा दोनों बीच में कंपटीशन होता था। हम लोगों ने पढ़ना चालू किया और पढ़ने के साथ जब तक कंपटीशन नहीं होता तब तक हम लोग आगे नहीं निकलते। तो हम लोग पढ़ते थे ना, यहाँ पे एक था सेंटर, शशि सेंटर फॉर लैंग्वेज SCL, तो यहाँ पे पढ़े। तो उसके बाद फिर पढ़ने के दौरान ये हुआ कि इंग्लिश सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ गया। जी बिल्कुल। इंग्लिश सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ गया। फिर मैंने टीचिंग के दौरान देखा, मैं कुछ दिन पढ़ाने के बाद मैंने बोला कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ, आई वांट टू टीच ना। तो कहें तुम, मैम ने कहा कि सर आप पढ़ाना चाहते हो? हमने कहा मैम मैं पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी कुछ नॉलेज था। तो ये देखा मैम ने मुझे अवसर दिया पढ़ाने का, तो मैं पढ़ाने लगा और पढ़ाते पढ़ाते मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स थे जो इक्वल के थे, वो लोग भी जब मैं क्लास में इंटर करता था तो वो लोग रिस्पेक्ट में स्टैंड हो जाते थे, खड़े हो जाते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने कहा सर, मैंने पढ़ाना चालू किया। फिर मैंने सर काफ़ी स्ट्रगल किया इंग्लिश में जी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया। आज भी मैं स्ट्रगल करता हूँ जी, ऐसा नहीं, मैं आज भी स्ट्रगल करता हूँ। मैं बेशक स्पोकन मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 महीने के, लेकिन मैंने फिर इंग्लिश सब्जेक्ट में मेरा उन्होंने इंटरेस्ट जैसे पैदा कर दिया। फिर मैंने इंटरेस्ट जब आ गया तो सर फिर मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट में आज अगर कोई भी बुक पढ़नी होती है तो सबसे ज़्यादा मैं इंग्लिश की बुक पढ़ता हूँ। जी बिल्कुल। आपकी हॉबीज क्या है? हाँ भाई सर, मुझे जैसे टीचिंग और रीडिंग, जी, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है और पढ़ाने के बाद जब भी कभी मुझे मौका मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ पढ़ने। जी बिल्कुल, बहुत सही बात। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति अच्छे से पढ़ता नहीं है, किसी चीज को अच्छे से समझा नहीं पाता है, तो सवालों के सिलसिलों को आगे जारी रखते हुए मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि आपने क्या किसी विद्यालय में भी टीचिंग किया है? ये सर, एक विद्यालय में टीचिंग किए थे। पहले मेरी विद्यालय पढ़ाने की इच्छा नहीं थी जी, मेरी इच्छा नहीं थी। फिर मैंने एक विद्यालय में पढ़ाया, श्याम सुंदर विद्यापीठ सितौना मरियानी। जी बिल्कुल, उस स्कूल में टीचर रह चुके हैं। जी बिल्कुल, उस स्कूल में भी कुछ दिन पढ़ाए थे, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि समथिंग मेरा 1.5 मंथ का पेमेंट जो रोक लिया गया था, जी बिल्कुल, जिसके कारण मैंने जो उस विद्यालय को लीव कर दिया था। एक्चुअली क्या हुआ था कि जो वहाँ के एट द टाइम प्रबंधक हैं मिस्टर धनंजय, तो वहाँ के प्रबंधक जो मिस्टर सर्वेश सिंह चौहान, उनके पिताजी ना, हाँ, तो उन्होंने कहा कि सर आप पढ़ाइए। हमने कहा चलिए ठीक है। उसके बाद फिर मैं गया पढ़ाने लगा। फिर मैं पढ़ा इसलिए ज़्यादा कि देखिए, कोई भी आदमी आज की डेट में कोई भी आदमी काम करता है तो पैसे के लिए करता है। जी बिल्कुल, तो सिंपल बात, जो मेरी बेसिक नीड अगर नहीं पूरी होगी तो मैं क्यों पढ़ूँ? तो बेसिक नीड, तो उन्होंने कहा ठीक सर पढ़ाइए। फिर उसके बाद फिर मेरी समथिंग पिछले मंथ की पेमेंट जो थी 4500 रुपीज़ रिमेन थी, ठीक, और जो नई पेमेंट थी वो समथिंग 2500 रुपये की समथिंग रिमेन थी। तो उन्होंने क्या किया, 7000 में से मुझे 1500 रुपये पकड़ा रहा था। जी बिल्कुल, नई पेमेंट मैंने छोड़ दी। मैंने कहा मैंने नई पेमेंट छोड़ो, मेरी पुरानी पेमेंट जो है 4500 आप पे कर दो, मैं पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक। तो उन्होंने कहा कि सर आइए, मैं आपको, धनंजय सिंह चौहान ने कहा कि सर आइए मैं आपको 4500 रुपीज़ देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं गया और उन्होंने जब 4500 में से मुझे उन्होंने जो है 1500 रुपये देना, 1500 रुपये दिए कि सर जी 1500 रुपये रख लीजिए, बाकी पेमेंट मैं आपको काफ़ी दिन बाद दूँगा। तो एक्चुअली तो मैंने कहा सर आपने मुझे बोला था कि 4500, तो मुझे 4500, क्योंकि आप तोड़ के पैसे दोगे तो मुझे समझ नहीं आएगा जी। इसलिए मैंने जो है उस विद्यालय को, फिर हमने उनको वो पैसा रिफंड कर दिया। मैंने कहा सर ये मुझे पैसा नहीं चाहिए ना, आप इसको भी रख लो, ठीक, लेकिन आप नेक्स्ट टाइम यू विल नॉट कॉल मी, दोबारा आप मुझे जो है बुलाओगे नहीं, ठीक। और जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। वो सवाल ये रहा मेरा कि आप मुझे ये बताएं श्रीमान जी, कोरोना काल में सभी लोगों की कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है, प्रभावित हुए हैं सभी ना सभी लोग। आप किस प्रकार कोरोना महामारी की वजह से हानिग्रस्त हुए, क्षतिग्रस्त हुए? आप किस तरह से प्रभावित हुए? सर जैसा मैं बताना चाहूँगा कि कोरोना काल में सबसे ज़्यादा इफेक्ट टीचिंग लाइन पे पड़ा है। जी बिल्कुल, क्योंकि टीचर एक सम्मानित पद होता है जी। टीचर पद जो होता है एक सम्मानित पद होता है। वो टीचर व्यक्ति जो है हर कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि उससे अपना मान सम्मान प्यारा होता है, ठीक। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट टीचिंग लाइन पे पड़ा, टीचर पे पड़ा ना, क्योंकि इस दौरान हम लोगों ने मतलब कि क्या हुआ, हम लोगों को, मैं भी टीचर हूँ, मेरे बहनों भी टीचर हैं, तो हम लोगों को क्या किया गया था, एट लास्ट घर पे बैठा दिया गया था। तो हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे। हम लोगों ने जैसे तैसे उस टाइम को काटा है, समझ लीजिए। और उस दौरान मैंने एक कंपनी में काम कर रहा था, IMC नाम था, उस कंपनी में मैं काम कर रहा था। तो जैसे तैसे करके मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं अपना पॉकेट मनी निकाल लेता था। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे जो इफेक्ट पड़ा है, वो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है, वो नुकसान टीचर पे हुआ है। जी बिल्कुल।
तो मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि आपके बहुत सारे विद्यार्थी हैं, लेकिन आपका सबसे ज्यादा फेवरेट स्टूडेंट कौन है? देखिए, फेवरेट स्टूडेंट्स तो काफ़ी सारे हैं जी। लेकिन एक स्टूडेंट है जिसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। जब मैं सेंटर खोला था तो उसने मुझे काफ़ी कुछ सपोर्ट किया था। आज मैं माइक के सामने आपने मुझे ऐसा अवसर दिया तो मैं उसका नाम मैंने बताना चाहूँगा। वो है अंकित यादव, कोटरा बहादुरगंज का स्टूडेंट जी, है। बिल्कुल। उसने मुझे काफ़ी कुछ सपोर्ट किया। जब मैं समझ लीजिए कि आज भी वो आता है तो उसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कि सर जो है चलिए आपके सेंटर में काफ़ी सारे मतलब सपोर्ट करने के मतलब स्टूडेंट्स लिए ना, काफ़ी सारे लोगों से बताया कि सर एक अच्छा पढ़ाता है। क्योंकि जब मैं उस इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था तो पहले मेरी तारीफ होती थी शशि सेंटर फॉर लैंग्वेज, लेकिन एक्चुअली जब मैंने छोड़ दिया तो मेरी बुराई होना चाहिए। जी, आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जब हम कोई भी काम करते हैं, जब मैं उस काम को छोड़ देता हूँ तो लोग क्या करते हैं, हमारी बुराई करना चाहते हैं। ये उनका दोष नहीं, ये प्रकृति का दोष है। बिकॉज इट्स ना, ये जो है प्रॉब्लम है, ये आपकी समय की दिक्कत है, ठीक ना, क्योंकि ये जो समय चल रहा है कलयुग चल रहा है, ठीक। तो उसके फिर गोपाल मौर्य हैं, विपिन गिरी हैं, पल्लवी मौर्य हैं, इस तरीके से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी बढ़ चढ़ के सहयोग किया और काफ़ी मेरे खास भी बने रहे ना जी, बिल्कुल। और वो उनके अंदर काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट भी हुआ। अभी अपना एक स्टूडेंट है जितेंद्र प्रजापति, जो कि अपना किसनी का पूर्वा अर्खा है, अर्खा पास होता, उसको भी मैंने बेसिक से पढ़ाना चालू किया। काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, इंग्लिश टू इंग्लिश बातचीत करने लगा था। और किरवाहार का एक स्टूडेंट है विशाल, जिसको मैंने बेसिक से पढ़ाना चालू किया। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया और उनके अंदर काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ। जी, बिल्कुल। यद्यपि विद्यार्थियों को आपने बहुत कुछ सिखाया, लेकिन क्या कभी किसी विद्यार्थी से भी आपको कुछ सीखने को मिला है? ये सर देखिए काफ़ी कुछ लाइफ है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं, हम ये सिखाने और सीखने की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। क्योंकि जब तक सीखना बंद तो जीना बंद। जी, बिल्कुल। सीखना बंद तो जीना बंद। जीना बंद। तो आदमी मरते दम तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, किसी न किसी से। हम जैसे आज आप आए यहाँ पे तो मैंने आपसे भी काफ़ी कुछ सीखा। जी, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं। स्टूडेंट से काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिलता है और सिखाने के दौरान काफ़ी कुछ एक स्टूडेंट मैंने बोला कि सर वो मैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम रखना चाहता हूँ, क्योंकि पहले साई कोचिंग सेंटर के नाम से चलता था। तो मैंने कहा कि कुछ ऐसा यूनिक नाम बताओ जिसकी वजह से ऐसा नाम रखा जाए जिसकी वजह से लोगों पर इफेक्ट पड़े। तो उसने कहा सर, नाम था एकनाथ शुक्ला, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड पारसनाथ शुक्ला का दोस्त है, पारसनाथ शुक्ला का भाई है। तो एकनाथ शुक्ला ने बताया कि सर MS क्लासेस रख के देखते हैं। हमने कहा चलो ठीक है, ऐसा कुछ नाम रखा जाए। तो MS क्लासेस इस सेंटर का नाम इसलिए रखा है क्योंकि महिंद्रा स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, इसके नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश सिखाई जाती है। जी, बिल्कुल। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि आपने यद्यपि आपने जो है बहुत संघर्ष किया हुआ है यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन आप बहुत सारे विद्यार्थियों के गुरु हैं, लेकिन आप व्यक्तिगत आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अपना गुरु किसे मानते हैं? देखिए सर, गुरु वो होता है, गुरु ये जरूरी है कि मतलब हमको मार रहा है। देखिए हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को पनिश करते हैं, तो स्टूडेंट्स को पनिश करते हैं स्टूडेंट्स ना, तो स्टूडेंट्स कुछ लोग माइंड कर जाते हैं कि सर जी मुझे पनिश करते हैं। लेकिन जो टीचर मारता पीटता है, क्योंकि जब तक कुम्हार मट्टी को कायदे से कुचलता नहीं है, मट्टी को कायदे से कुचलता नहीं है और उसे एक सही शेप दे करके आँख में झोंकता नहीं, तब तक वो परफेक्ट घड़ा नहीं बन पाता है ना। जी, बिल्कुल। तो हमारे जो टीचर थे मिस्टर नेपाल सर जी, और भी काफ़ी सारे टीचर थे, मिस्टर सुजीत सर जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। सुजीत मिश्रा सर थे, जो कि मेरे प्रॉब्लम की स्थिति में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था ना। तो इस तरीके से काफ़ी सारे टीचर हैं, तो उन्होंने मुझे नेपाल सर और सुजीत सर उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सपोर्ट किया। जी, बिल्कुल। सवालों के सिलसिले को आगे जारी रखते हुए आपसे अगला सवाल मेरा यही है कि वर्तमान समय में अपने ऊंचाहार की शिक्षण को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? विद्यार्थियों में किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है तथा जिन विद्यार्थियों को आपने पढ़ाया उनके लिए भी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, शिक्षण की जरूर क्षेत्र में सुधार लाने की तो जरूरत है काफ़ी कुछ, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश सब्जेक्ट से डरते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट अगर उनको पढ़ना आता है तो कहते हैं सर मुझे इंग्लिश आती है, वो सीखना नहीं चाहते। कुछ लोगों को इंग्लिश नहीं आती तो इसलिए वो सीखना भी नहीं चाहते ना। तो मैं ये कहूँगा कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, आज एक लैंग्वेज होगी जो कि 19 कंट्री में प्रयोग करी जाती है।
आज हम जैसे फिजिक्स करें, केमिस्ट्री करें, मैथ करेंगे ना, कोई भी कोचिंग करते हैं तो ये लैंग्वेज हम सारी जगह बोल नहीं सकते, लेकिन स्पोकन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम काफ़ी सारी कंट्री में बोल करके अपना जो है एक अच्छी इनकम ले सकते हैं। और वहाँ पे अपना किसी भी पर्पज से गए, घूमने के पर्पज से गए, किसी भी पर्पज से गए, तो वहाँ पे हम अपना काम चला सकते हैं। ठीक है जी बिल्कुल। आपके इंस्टीट्यूट में ऐसी कौन सी फैसिलिटीज हैं जो अन्य कोचिंग से आपके कोचिंग को अलग बनाती हैं? ये सर फैकल्टी है कि मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे पहली चीज़ तो रेगुलर क्लास चलती है, क्लासेस रेगुलर चलती है, ठीक। और दूसरी चीज़ है, मैं स्टूडेंट्स को आई ट्राई टू डू बेटर, मैं अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। मैं पर डे ये चीज़ मैंने बताया कि मैं प्रतिदिन कुछ ना कुछ प्रयास करता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ यूनिक दूँ। जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे MS क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये ना इन फ्यूचर में कभी किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, वो यहाँ से सीख के जाए और ये ना कहें कि हाँ सर, उनको सीखने के बाद ये होगी सर जी मैं आगे प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। जी बिल्कुल। इसलिए मैं चाहता हूँ। और यहाँ पे वीकली मतलब कि यहाँ पे वीकली टेस्ट होता है। जी बिल्कुल। और वीकली टेस्ट के बाद आपका वीकली टेस्ट में देखा जाता है कि आपका रिजल्ट कैसा है। जी। अगर आपका रिजल्ट में कोई अच्छा नहीं, काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं रहता, तो हम क्या करते हैं, उस बच्चे पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जी बिल्कुल। ठीक। और उसके बाद फिर क्या करते हैं कि एनुअल टेस्ट लास्ट में, जब फेयरवेल होने से पहले एनुअल टेस्ट होते हैं, दूसरी चीज़ ये फेयरवेल तो टाइम पे होते ही रहते हैं ना। और शिक्षा काफ़ी अच्छे तरह से पढ़ाई जाती है, एकदम बेसिक से पढ़ाया जाता है। स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम नहीं होती है कि हाँ मैं एक टीचर से पढ़ रहा हूँ। जब स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ते हैं तो उन्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं एक टीचर से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि स्टूडेंट्स जब टीचर से बात करें तो उनको संकोच ना हो, क्योंकि डर बना रहता है तो वो अपने टीचर से कुछ चीज़ें पुट अप नहीं कर पाते हैं, कुछ चीज़ें पूछ नहीं पाते। जी बिल्कुल। लेकिन टीचर एक ऐसा होना चाहिए जो कि स्टूडेंट से एकदम ढीला भी ना हो, मतलब एकदम स्टूडेंट से काफ़ी कुछ चल जाए और ना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो कि स्टूडेंट्स कुछ पूछ ना पाए। ठीक है, तो मैं ऐसे स्टूडेंट से ट्रीट करता हूँ कि स्टूडेंट्स मुझसे सारी चीज़ें जो है ईजिली पूछ सकें। जी बिल्कुल। उन्हें ऐसा लगता नहीं है जी कि वो एक टीचर से पढ़ो। श्रीमान जी, आपका फ्यूचर प्लान क्या है? जी सर, जैसा मैं जानता हूँ कि अगर अपने सपनों को कामयाब करना है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ डिज़ायर होती है। मेरे अंदर भी कुछ डिज़ायर थी, पहले डिज़ायर नहीं थी, लेकिन मेरे एक साथी मिस्टर भोलानाथ जी ने, जिन्होंने मेरे अंदर डिज़ायर पैदा किया कि हाँ आप भी काफ़ी कुछ कर सकते हो। तो एक अपना खुद का बिजनेस करने का सर सपना है जी, कि एक ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जहाँ से खुद भी पैसे कमाएं और लोगों को भी पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी दें। क्योंकि आई डोंट वांट टू डू द जॉब, मैं जॉब नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि नौकरी शब्द का मतलब ये है नौकर। जब तक शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना होगा तब तक समाज में सिर्फ नौकर पैदा होंगे, मालिक नहीं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा का उद्देश्य नौकरी नहीं बल्कि मालिक बनना होना चाहिए, कि मैं एक ऐसा कार्य करूं जहां पे मैं 150 लोगों को रोजगार दे सकूं, 200 लोगों को रोजगार दे सकूं। ये नहीं कि हाँ हम पढ़े उसके फिर पढ़ने के बाद एक गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना जी। मोदी जी आज काफ़ी सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रहे हैं, इसके लिए मैं सपोर्ट करता हूँ कि, क्योंकि देखिए लोग ये कहते हैं कि भगवान जो करता है अच्छा करता है, भगवान जो है कभी किसी का बुरा नहीं करता। तो आज जो हो रहा है, अगर हम समझे एक हिसाब से देखा जाए, देखिए किसी भी चीज़ को देखने का दो वे होता है, एक निगेटिव वे, एक पॉजिटिव वे। तो अगर हम निगेटिव वे से देखेंगे तो हम कह सकते हैं मोदी जी बुरा कर रहे हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव वे से देख रहे हैं तो हम कह रहे हैं मोदी जी ने अच्छा किया, जो नहीं जॉब दे रहे हैं, जॉब नहीं प्रोवाइड करवा रहे, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। लोगों को अपनी सोच को, अपनी मतलब कि अपनी सोचने की क्षमता को आगे विकास करने के मौका दे रहे हैं कि आप लोग भी जो है मालिक बन सकते हो। नौकरी के पीछे क्यों भाग रहे हो, मालिक बन करके लोगों को भी तो नौकरी प्रोवाइड कराई जा सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तथा अंत में मेरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपसे यही है, अंत में, कि जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, इसके अलावा जो आपके पूर्व मित्र, इसके अलावा विद्यार्थी, उनके अभिभावक, मित्र, बंधु बांधव, पड़ोसी, रिश्तेदार, नातेदार, उन सभी के लिए आपका क्या मैसेज है? आप इस वीडियो के अंत में उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी अपने मित्रों से और सारे स्टूडेंट से, सारे फ्रेंड्स से कहना चाहूँगा कि पहली चीज़ तो पढ़ाई पे मैक्सिमम फोकस है जी, क्योंकि मैंने बताया कि अपने बच्चों को कभी पढ़ाने से पीछे ना हटें। जी ठीक, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य नौकरी नहीं, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हाँ हम मालिक बने ना,
और जब आदमी पढ़ेगा, जब आदमी शिक्षित रहेगा, तभी आदमी अपने अंदर के हुनर को पहचान पाएगा जी बिल्कुल और काफ़ी कुछ आगे कर सकता है। ठीक है, जी शिक्षा के अभाव के कारण काफ़ी कुछ आदमी कर नहीं पाता। जी बिल्कुल ठीक, तो शिक्षा के बारे में लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे। दूसरी बात ये कहेंगे कि हाँ, मोदी जी जो कर रहे हैं उनका सपोर्ट करिए। जी कुछ लोग, क्योंकि देखिए कोई भी गवर्नमेंट है, अगर हम किसी भी व्यक्ति को अगर पॉजिटिव वे से देख रहे हैं तो उसके अंदर पॉजिटिविटी है, जी बिल्कुल अगर नेगेटिव वे से देख रहे हैं तो उसके अंदर निगेटिविटी है। जी बिल्कुल तो हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ बुराई होती है, कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। वैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी में भी काफ़ी कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ लोगों को बुराइयाँ भी लगती होंगी, लेकिन वो आज इतने सारे वैक्सीनेशन करवाए फ्री ऑफ कास्ट, जो कि शायद अन्य गवर्नमेंट में मुश्किल था। जी बिल्कुल क्योंकि आज मैंने देखा कि जो वैक्सीन की कॉस्ट आ रही है एटलीस्ट 750 रुपीज़ है पर डोज की कीमत। तो हम लोगों ने 2 डोज लगवाया फ्री में, इसका कोई कॉस्ट हमको नहीं पे करना पड़ा। जी बिल्कुल और यही कॉस्ट अगर हम ये मेडिसिन जो है वैक्सीन ने अगर बाहर से लगवाते तो 5000 में लोग परचेज कर रहे हैं जी बिल्कुल इस वैक्सीन को। ठीक, हम लोगों ने फ्री में लगाया, फिर भी मोदी जी का अपोज कर रहे हैं। जी बिल्कुल तो बिल्कुल देखिए मेरा मतलब ये नहीं कि मैं किसी पार्टी को समर्थन कर रहा हूँ, मेरा मतलब ये है कि ये बस ये थोड़ा सा शिक्षा पे रोक लग रही है, ये चीज़ थोड़ा सा गलत है, जी क्योंकि शिक्षा पे रोक नहीं लगनी चाहिए। बस इसी बात का मुझे जो है कष्ट है, बाकी और कुछ। आपने मेरे इस चैनल में अपना बहुमूल्य समय दिया। धन्यवाद सर जी, आपने मुझे बोलने का ऐसा सुनहरा अवसर दिया। जी आई वुड लाइक टू से थैंक्स फॉर गिविंग मी सच अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू, स्पीक बिफोर यू। या क्योंकि आज इस चैनल के माध्यम से काफ़ी सारे लोग मेरे बायोडाटा से परिचित होंगे, और मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी लोग इंग्लिश को एक सब्जेक्ट न मान करके बल्कि एक लैंग्वेज की तरीके यूज़ करिए लोगों पे। क्योंकि मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट जब इंग्लिश सीखने लगते हैं 4-6 दिन 7 दिन होते हैं, तो जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वो टांग खींचना चालू कर देते हैं। जी बिल्कुल क्या, बल्कि बच्चा कितने साल से 10-12 साल से कहीं स्कूल में पढ़ रहा हो तब कोई टांग नहीं खींचाई होती, इन स्पोकन कोचिंग ज्वाइन जहाँ किया तुरंत टांग खींचना लोग चालू कर देते हैं। जी बिल्कुल तो यही लोग को कहना चाहेंगे जी कि आप लोग लोगों को सपोर्ट कीजिए, जो बच्चे सीख रहे हैं उनको भी सपोर्ट कीजिए। और मेरा नंबर भी अगर लिखना चाहें स्पोकन के लिए तो मैं आपको अपना एड्रेस बताना चाहूँगा। MS क्लासेस मेरा इंस्टीट्यूट है, मेरे 2 सेंटर हैं एट द टाइम। एक सेंटर अपना इन फ्रंट ऑफ डिग्री कॉलेज है, एक सेंटर अपना इन फ्रंट ऑफ गेट नंबर 1 है, और कॉन्टैक्ट नंबर 9140880624 है। अगर कोई स्टूडेंट्स इंग्लिश सीखना चाहे तो बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन ही कैन कम, बगैर किसी संकोच के वो आ सकता है, और उसको एकदम बेसिक से सिखाया जाएगा। अगर इंग्लिश लिखना पढ़ना भी नहीं आता तो भी सिखाया जाएगा। जी बिल्कुल। तो इन्हीं शब्दों के साथ दर्शकों व श्रोताओं तथा व्यूअर्स आप सभी लोगों से मैं अब इस वीडियो से विराम लेना चाहूँगा, धन्यवाद कहना चाहूँगा, यह उम्मीद करते हुए या आशा करते हुए कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप सभी लोगों से मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य दिन, किसी अन्य टीचर के साथ। इसी तरह आप मेरा मार्गदर्शन करते रहें। मिलते हैं किसी अन्य दिन। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।